कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां राजा का हर एक शब्द कानून होता था, जहां राजा को भगवान के समान माना जाता था, जहां अमीर महलों में जश्न मनाते थे और गरीब भूख से तड़पते थे। एक ऐसा समाज जहां अमीर जन्म से ही विशेष अधिकारों के साथ पैदा होता था। एक ऐसा समाज जहां अधिकार अमीर घरों में सजदा करते थे। कल्पना करें एक ऐसी व्यवस्था की जहां गरीब केवल कर चुकाने और मरने के लिए पैदा होता है, जहां गरीब रोशन करता है अमीरों के महल अपने घर जलाकर और पेट भरता है अमीरों का अपना पेट काट कर। लेकिन कब तक लोग भूख से भरते रहेंगे? कब तक राजा अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जीते रहेंगे? कब तक गरीब लोगों को सपने देखने की आज़ादी नहीं होगी? और कब तक न्याय के नाम पर अन्याय का राज्य चलेगा? जनता चुप नहीं बैठने वाली थी। अब सहने की सीमा खत्म हो चुकी थी। अब ऐसी क्रांति का इंतजार था जो इतिहास को हमेशा बदल देगी और ऐसा भविष्य निर्माण करेगी जो समानता, बंधुता, स्वतंत्रता से पूर्ण होगा। यह क्रांति केवल बदलाव की कहानी नहीं थी, बल्कि यह ऐसा विचार था जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। पर यह सब इतना आसान नहीं था। साल 1789 में फ्रांस में यह क्रांति घटी। इसे फ्रांस की क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति में खून बहा, तख्त पलट दिए गए, राजा मार दिया गया, एक नई सुबह के लिए, एक बदलाव के लिए। चलिए चलते हैं 18वीं सदी के फ्रांस में और देखते हैं कैसे जनता की क्रांति ने एक साम्राज्य को हिला दिया। 18वीं सदी के समय का फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों या एस्टेट में बटा हुआ था। यह ठीक वैसे ही था जैसे उत्तर वैदिक काल में भारतीय समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। फ्रांस के पहले एस्टेट में पादरी लोग आते थे। पादरी लोग भी तो वर्गों में विभाजित थे, उच्च और निम्न वर्ग। उच्च पादरी वर्ग के पास अपार धन था तथा ये सबसे बड़े भूस्वामी थे। निम्न वर्ग के पादरी चर्च के सारे धार्मिक कार्यों को पूरा करते थे और साधारण जीवन जीते थे। निम्न पादरी वर्ग जनसाधारण के साथ ज्यादा करीब था और क्रांति के समय इन्होंने क्रांतिकारियों के साथ दिया। अबे सिया एक निम्न वर्ग का पादरी था और एक राजनीतिक लेखक भी था जिसने थर्ड एस्टेट क्या है पैम्फलेट लिखा था। यही पैम्फलेट क्रांति का घोषणा पत्र बना। मिराबे और अबेसिये ने थर्ड एस्टेट का नेतृत्व किया और जून 1789 में इन्होंने नेशनल असेंबली गठित की। नेशनल असेंबली ने प्रतिज्ञा ली कि वे तब तक भंग नहीं होगी जब तक कि वे एक ऐसा संविधान नहीं बना देते जो सम्राट की शक्तियों को सीमित कर दे। फ्रांस के दूसरे एस्टेट में कुलीन वर्ग आता था। यह वर्ग ड्यूक, विस्काउट, नाइट जैसी उपाधिधारी तथा शाही परिवार के सदस्यों से मिलकर बना था। पहले और दूसरे एस्टेट को विशेषाधिकार प्राप्त थे। ये दोनों वर्ग तीसरे एस्टेट से कर वसूलते थे और शानदार जीवन शैली का आनंद लेते थे। फ्रांस का तीसरा एस्टेट जनसाधारण वर्ग से संबंधित था। इसमें किसान, मजदूर, व्यवसायी, शिल्पी और भूमिहीन मजदूर शामिल थे। यह वर्ग फ्रांस की आबादी का 97% था। फ्रांस में करों का बोझ तीसरा वर्ग या एस्टेट ही उठाता था। इस वर्ग के लोगों को सभी तरह के कर चुकाने पड़ते थे। तीसरे वर्ग के लोगों की स्थिति दयनीय थी और बढ़ती महंगाई और करों के कारण उनकी स्थिति और भयानक हो गई थी। फ्रांस में जीविका संकट और फ्रांसीसी क्रांति के कारण। बढ़ती महंगाई और करों के कारण फ्रांस में जीविका संकट उत्पन्न हो गया था। बढ़ती जनसंख्या और कृषि उत्पादन में आई गिरावट के कारण यह संकट और भी गंभीर हो गया। जीविका संकट फ्रांसीसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बना। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। आइए इन सभी कारणों को संक्षेप में दोहराते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण। एक, राजनीतिक कारण, राजशाही का वर्चस्व। फ्रांस की संपूर्ण सत्ता केवल राजा के हाथों में थी। कोई संसद या लोकतांत्रिक संस्था नहीं थी। करों की मनमानी वृद्धि राजा जनता की राय लिए बिना कर बढ़ा देता था, जिससे आम लोगों पर भारी बोझ पड़ता था। रानी मरी एंटोनेट की फिजूल खर्ची। उनके शाही ठाठ बाट और विलासिता पर भारी धन खर्च किया जाता था, जबकि आम जनता भूख से मर रही थी। तीसरे वर्ग थर्ड एस्टेट की उपेक्षा। जब भी तीसरे वर्ग ने सुधारों की मांग की, राजा ने उन्हें अनसुना कर दिया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव।
जनता को बोलने, लिखने या विरोध करने का अधिकार नहीं था। राजा और चर्च का निरंकुश शासन। राजा और चर्च किसी को भी मनमाने ढंग से जेल में डाल सकते थे। फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण। 18वीं सदी में फ्रांस लगातार युद्धों में उलझा हुआ था, जिनमें 7 वर्षों का युद्ध 7 Years वॉर और अमेरिकी क्रांति अमेरिकन रेवोल्यूशन प्रमुख थे। इन युद्धों में भारी धन खर्च हुआ, जिससे फ्रांस की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। युद्धों और राजा की फिजूल खर्ची से खजाना खाली हो चुका था। करों का बोझ केवल आम जनता थर्ड स्टेट पर था। चर्च, क्लर्जी और रईस नोबिलिटी को कोई कर नहीं देना पड़ता था, जिससे आम नागरिकों पर करों का अत्यधिक भार पड़ता था। फसलें खराब होने के कारण अनाज की कीमतें बढ़ गईं। रोटी इतनी महंगी हो गई कि आम लोग भूख से मरने लगे। जब भूखी जनता ने राजा से मदद मांगी तो कथित रूप से रानी मैरी एंटोनेट ने यह तंज कसते हुए कहा, अगर उन्हें रोटी नहीं मिल रही तो वे केक क्यों नहीं खाते। हालांकि यह कथन ऐतिहासिक रूप से विवादित है, लेकिन इसने जनता के गुस्से को और भड़का दिया। सामाजिक असमानता क्रांति का एक और बड़ा कारण था। फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बंटा हुआ था। पहला वर्ग क्लर्जी, चर्च से जुड़े लोग। ये धार्मिक नेता थे जो बड़ी मात्रा में धन और भूमि के स्वामी थे, लेकिन कर देने से मुक्त थे। दूसरा वर्ग नोबिलिटी, रईस वर्ग। ये अमीर और प्रभावशाली लोग थे जिनका पूरा जीवन विलासिता में बीतता था। इन्हें भी करों से छूट मिली हुई थी। तीसरा वर्ग थर्ड स्टेट, आम जनता। इसमें किसान, मजदूर, व्यापारी और निम्न वर्ग शामिल थे। इन्हें न केवल भारी कर देने पड़ते थे, बल्कि ये किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे। यही सब कारण, जिसमें असमानता और अन्याय था, फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण बने। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत और एस्टेट्स जनरल 5 मई 1789 का समय था और जगह थी वर्साय का भव्य महल, पैलेस ऑफ वर्साइल्स। वर्साय का भव्य महल में एक ऐतिहासिक बैठक होने जा रही थी। यह एस्टेट्स जनरल की बैठक थी, जहां पहली बार राजा ने तीनों वर्गों एस्टेट्स, पहला वर्ग चर्च, क्लर्जी, दूसरा वर्ग रईस, नोबिलिटी और तीसरा वर्ग आम जनता, थर्ड एस्टेट को बुलाया था। लेकिन इस बार हालात अलग थे। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि एस्टेट्स जनरल क्या था। एस्टेट्स जनरल एक प्रकार की संसद थी जिसे राजा केवल आर्थिक संकट के समय ही बुलाता था। राजा लुई 16वें, लुई 16 ने यह बैठक इसलिए बुलाई क्योंकि फ्रांस भुखमरी की कगार पर था। राज्य का खजाना पूरी तरह खाली हो चुका था और आम जनता भूख से मर रही थी। इस मुश्किल फैसले पर चर्चा करने के लिए 175 साल बाद यह पहली बैठक बुलाई गई थी। इससे पहले यह बैठक 1614 में हुई थी। बैठक के दौरान तीसरे वर्ग आम जनता ने यह प्रमुख मांगे रखी कि उन्हें भी समान अधिकार दिए जाएं। करों, टैक्सेस का बोझ समान रूप से सभी वर्गों पर बांटा जाए। लेकिन पहले वर्ग चर्च, क्लर्जी और दूसरे वर्ग रईस, नोबिलिटी ने इस मांग को ठुकरा दिया। अब तीसरे वर्ग को यह समझ आ गया कि राजा और कुलीन वर्ग नोबिलिटी कभी भी जनता का भला नहीं करेंगे। तीसरा वर्ग थर्ड एस्टेट बैठक से बाहर चला गया और पास के एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुआ। वहां नेशनल असेंबली का गठन किया गया। यह शासक वर्ग के लिए एक खुली चुनौती थी कि अब सत्ता सिर्फ राजा की नहीं रहेगी। तीसरे वर्ग ने खुद को फ्रांस की असली प्रतिनिधि संस्था घोषित कर दिया। उन्होंने संविधान बनाने की शपथ ली, जिसे टेनिस कोर्ट शपथ या टेनिस कोर्ट ओथ कहा जाता है। बास्तील किले पर हमला, फ्रांसीसी क्रांति की निर्णायक घटना। सम्राट लुई 16वें, लुई 16 इस चुनौती नेशनल असेंबली से डर गया और उसने अपनी सेना को बुला भेजा। जब सम्राट की सेना पेरिस की ओर बढ़ने लगी तो जनता को लगा कि उन पर हमला होने वाला है। गुस्से से भरी भीड़ ने फैसला किया, हमें हथियार चाहिए। और हथियार मिलेंगे कहाँ? बास्तील किले में। बास्तील एक विशाल किला था जिसमें राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था। यह राजा के अत्याचार और निरंकुशता का प्रतीक था। इस किले के अंदर हथियार और गोला बारूद का भंडार था, जिसे क्रांतिकारी जनता को चाहिए था। 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 को हजारों लोग बास्तील किले के बाहर इकट्ठा हो गए।
सैनिकों और क्रांतिकारियों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। अंततः गुस्साई भीड़ ने बास्तील किले को तोड़ डाला और इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। बास्तील पर हमला सिर्फ एक किले को नष्ट करना नहीं था, यह पूरे राजशाही शासन के अंत की शुरुआत थी। आज भी 14 जुलाई को फ्रांस में बास्तील दिवस बस्टिल डे के रूप में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। क्रांति का उग्र रूप सत्ता का संतुलन बदलता है। 1789 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह क्रांति इतनी भयानक भी हो सकती है। धीरे धीरे राजा की ताकत कम होती जा रही थी और अब जनता ही क्रांति की असली ताकत बन चुकी थी। सत्ता का संतुलन पूरी तरह से बदल रहा था। अब सवाल था, क्या लोकतंत्र की जीत होगी या फिर से कोई नया तानाशाह जन्म लेगा? क्रांति की सबसे बड़ी उपलब्धि, मानवाधिकारों की घोषणा। फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक थी मानवाधिकारों की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन। यह आधुनिक लोकतंत्र की नींव थी, जिसने सिर्फ फ्रांस को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। इस घोषणा के अनुसार सभी नागरिक जन्म से ही समान अधिकार रखते हैं। राजनीतिक शक्ति अब राजा के पास नहीं बल्कि जनता के पास होगी। अभिव्यक्ति और विचारों की पूरी स्वतंत्रता होगी। सभी नागरिकों को समान रूप से कर टैक्स देना होगा। राजा लुई 16वें लुईस 16 का भागने का प्रयास और गिरफ्तारी। लेकिन इतनी बड़ी क्रांति के बावजूद राजा लुई 16वें और रानी मैरी एंटोनेट को अब भी भरोसा था कि वे सत्ता बचा लेंगे। जब राजा लुई 16वें को यह एहसास हुआ कि वह जनता के गुस्से को नहीं रोक सकता, तो उसने अपनी पत्नी रानी मैरी एंटोनेट और बच्चों के साथ भागने की योजना बनाई। लेकिन यह योजना असफल हो गई। क्रांतिकारियों ने राजा और रानी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें पेरिस लाया गया। अब जनता को यह स्पष्ट हो गया कि राजा देश के साथ नहीं है बल्कि वह देश से भागने की कोशिश कर रहा था। इससे राजा की छवि पूरी तरह खराब हो गई। 1793 1793 में राजा लुई 16वें को गिलोटिन के माध्यम से मौत की सजा दे दी गई। अब सवाल यह था, क्या फ्रांस में एक सच्चा लोकतंत्र स्थापित होगा या फिर एक नई तानाशाही जन्म लेगी? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर और आतंक का युग, रेन ऑफ टेरर। जब राजा लुई 16वें को मौत की सजा दी गई, उस समय फ्रांस की सत्ता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के हाथों में थी। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर फ्रांसीसी क्रांति के सबसे प्रभावशाली और विवादास्पद नेताओं में से एक थे। उनका जन्म 6 मई 1778 को हुआ था। जन कल्याण समिति, कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी और कठोर नीतियां। 1793 1793 में मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को जन कल्याण समिति, कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी का प्रमुख बना दिया गया। उन्होंने क्रांति के दुश्मनों के खिलाफ कठोर कदम उठाए। हजारों लोगों को गिलोटिन से मरवाया गया। रोबेस्पियर ने गुण और आतंक, वर्च्यू एंड टेरर के सिद्धांत को बढ़ावा दिया और अपने विरोधियों को निर्दयता से खत्म कर दिया। आतंक का युग, रेन ऑफ टेरर। 1793 1793 टू 1794 मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का शासनकाल आतंक का युग, रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। इस दौरान हजारों लोगों को राजद्रोह, ट्रीजन के आरोप में गिलोटिन से मार दिया गया। जो कोई भी रोबेस्पियर के खिलाफ था, उसे क्रांति का दुश्मन मानकर मौत की सजा दी जाती थी। आम नागरिक, राजनीतिक विरोधी, रईस, यहाँ तक कि रोबेस्पियर के पूर्व समर्थक भी इसका शिकार बने। लेकिन धीरे धीरे रोबेस्पियर के समर्थक भी उनकी नीतियों के खिलाफ हो गए। रोबेस्पियर का अंत, जैसी करनी वैसी भरनी। 27 जुलाई 1794 को मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले ही दिन 28 जुलाई 1794 को उन्हें भी गिलोटिन से मौत की सजा दे दी गई। इस प्रकार आतंक का युग समाप्त हो गया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। आतंक का युग समाप्त होने के बाद फ्रांस में सत्ता का नया स्वरूप। आतंक का युग, रेन ऑफ टेरर खत्म होने के बाद फ्रांस की जनता को यह एहसास हुआ कि सत्ता की संपूर्ण ताकत किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। इसलिए फ्रांस में डायरेक्टरी सरकार, डायरेक्टरी गवर्नमेंट बनाई गई। यह सरकार 5 नेताओं द्वारा चलाई गई,
ताकि सत्ता का संतुलन बना रहे। डायरेक्टरी सरकार की विफलता और राजनीतिक अस्थिरता। लेकिन डायरेक्टरी सरकार भ्रष्ट निकली और देश में स्थिरता लाने में पूरी तरह असफल रही। 1795 से 1799 के बीच फ्रांस में राजनीतिक शून्यता, पॉलिटिकल वॉइड की स्थिति बन गई। इसका फायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया। नेपोलियन बोनापार्ट का उदय 1799 से 1804। 1799 में नेपोलियन ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और कॉन्सुलेट सरकार, कॉन्सुलेट गवर्नमेंट बनाई। इसके बाद 1804 में नेपोलियन ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। नेपोलियन ने फ्रांस में स्थिरता स्थापित की और कई प्रशासनिक सुधार किए। इसके परिणाम स्वरूप फ्रांस यूरोप का सबसे शक्तिशाली देश बन गया। फ्रांसीसी क्रांति का वैश्विक प्रभाव। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने पूरी दुनिया को लोकतंत्र और समानता से प्रेरित किया। लोगों को लोकतंत्र, समानता और मानवाधिकारों से परिचित कराया। राजाओं की निरंकुश सत्ता कमजोर हुई, लोकतांत्रिक संस्थानों की नींव रखी गई। अमेरिका, भारत और अन्य देशों के स्वतंत्रता संग्राम को बल मिला। यह लोकतंत्र की पहली बड़ी लहर थी। इसी कारण फ्रांसीसी क्रांति को आधुनिक लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि एक संदेश है कि जब जनता जागती है तो कोई भी सत्ता उसे रोक नहीं सकती। यह क्रांति हमें सिखाती है कि लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। आज जो अधिकार हमारे पास हैं वे हमें आसानी से नहीं मिले, बल्कि यह उन लोगों की कुर्बानियों का परिणाम है जिन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नए इतिहास के साथ। जय हिंद, जय भारत।